आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित और जानी मानी लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी कहाँ से कहाँ तक। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुमिता के सामने बैठी मेधा को लगा कि रिश्ते साल दर साल शक्लें बदलते रहते हैं, जैसे पैदाइश के बाद बड़े होते बच्चे के नाक नक्श। कुछ रिश्ते साल दर साल ज़्यादा खूबसूरत होते जाते, हमें बांधते चले जाते हैं, तो कुछ अन्य बदशक्ल होते जाते भी हमें खुद से निकलने नहीं देते। मेधा ने तय करने की कोशिश की कि उसका और सुमिता का रिश्ता कहाँ ठहरता है, किस खांचे में आता है। ये दिनों दिन परिभाषित होता जाता। तीखे नाक नक्श वाला ये परिभाषित हो चुकने के बाद बदशक्ल सा लगता। फिर ये क्यों हुआ कि पहले इस शहर में इतनी बार आने पर भी अंदर से कभी इच्छा नहीं हुई कि सुमिता से मिला ही जाए, पर आज एक बारगी लगा कि उससे मिलना तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है जानना कि सुमिता का क्या हुआ। उड़ती उड़ती खबरें जो आती रहीं सच थी क्या? वो लिव इन में है या शादीशुदा? सिर्फ पत्नी है या माँ भी बन चुकी? वो बातूनी सुमिता जो सामने वाले को बोलने ही नहीं देती थी, अब तक वैसी ही है या चुप्पी सी हो चुकी? अतीत में तो सुमिता को जितना जाना वो मन में वैसे ही दर्ज था जैसे अलगनी पे टंगा कोई पुराना हैंगर जो हवा से जब तब हिल जाता, शोर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता है। सुमिता उसे देखकर खुश हुई। बीच के वर्षों को पाटने की कोशिश में बातों, घटनाओं, विचारों से अपने खास अंदाज में पत्थर फोड़कर निकले किसी हरहराते पहाड़ी झरने की तरह मेधा को भिगोने लगी। ओ मेधा, ये तो सोचो कि प्यार आखिर होता क्या है, त्याग समर्पण के सिवा। वो बोली, तो मैंने तो वही किया जो पीढ़ियों पीढ़ियों से भारतीय महिलाएं करती आ रही हैं। किसी के लिए खुद को होम कर दो और अपनी ज़िंदगी ऐसे जीती रहो मानो वो तुम्हारी है ही नहीं। दूसरे के लिए ही रखो अपने ख्याल कि तुम उसे अच्छी लगती रहो। खाओ ताकि तुम उसके लिए जिंदा और स्वस्थ बची रहो। सजो ताकि तुम्हें देखकर उसे प्रसन्नता हो। घर को साफ सजा धजा कर रखो ताकि वो अच्छे वातावरण में, साफ सुथरे घर में खुश रहता आंतरिक प्रसन्नता पा सके। नौकरी करो ताकि उसे पैसे की कमी ना महसूस हो। लव इज़ सेक्रीफाइस। खुद को पूरी तरह दे दो और भूल कर भी कभी खुद को मैं नहीं महसूस हो। किसी में समा जाओ और फिर भी उसमें निरंतर समाते रहने की इच्छा छोड़ो नहीं। इसीलिए मैं किसी के साथ लिव इन में रही, उसकी कैप्ट बनकर रही कि पत्नी बनकर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई या बाद में, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी इच्छा से एक बच्चा पैदा किया या 3, कोई फ़र्क पड़ता है? ये तो उसे सोचना है ना कि वो कितने बच्चे पाल सकता है। अगर बेटियां ही बेटियां होती गईं तो उन्हें दहेज देकर ब्याह सकता है। बेटियों को कैरियर या पति चुनने की छूट किस हद तक दे सकता है? सोचो कि भले ही वो मुझसे नीचे पद पर है, मैं आखिर उसकी पत्नी के रूप में ही जानी जाती हूँ ना। चारों ओर नज़र डालो और बताओ कि जिसने ये नहीं माना वे कहाँ पहुँची ज़िंदगी में। उसने चुनौती देते हुए पूछा, मुझे तो तुम्हारी ज़िंदगी का सब पता है मेधा, बोलो तुम कहाँ पहुँची? पति से सिर्फ और सिर्फ टकराओ क्योंकि तुम अपनी तरह अपनी शर्तों पर जीना चाहती हो और वो बिना कहे चाहता यही है कि तुम उसकी तरह उसकी शर्तों पर जियो। उसकी सोच को बिना बहस अपना लो और कहो कि ये तुम्हारी अपनी सोच है, जीने का तुम्हारा अपना तरीका है। ये वैसे भी वो तुम्हें जीने दे ही नहीं सकता अपनी तरह से, क्योंकि आधुनिकता के बाहरी खोल के अंदर तो है वो भी एक पारंपरिक पुरुष ना, जो पुरुष होने मात्र से खुद को ऊंचा समझता, दंभ से भरा होता है। ठेठ भारतीय पुरुष जो चाहता है कि पत्नी उसकी सोच के अधीन रहे, मन वचन कर्म से पति की छाया बनकर जिए। प्रहार झेलती मेधा कुछ बोलने को उत्सुक हुई। सुमी ने बदस्तूर बोलने नहीं दिया। मेधा, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा जानती हूँ इन पुरुषों की असलियत। मेरी माँ तो आज से 50 साल पहले मेरे पापा के साथ लिव इन में रही थी। वे स्कूल में प्रिंसिपल थीं और पापा एक कॉन्ट्रैक्टर। स्कूल की बिल्डिंग में फेरबदल के सिलसिले में दोनों मिले और वे मेरी दबंग माँ से इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली पत्नी को दूसरे शहर में छोड़ माँ के साथ रहने लगे। तो लिव इन ही हुआ ना। माँ को घर पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके पापा यानी मेरे नाना मेरी नानी के मरने के बाद दूसरी शादी कर चुके थे और पहली पत्नी की संतान उनके लिए बोझ सी थी।
तो माँ को एक फेमस बोर्डिंग स्कूल में डालकर निश्चिंत हो गए थे। माँ क्या करती हैं, क्या नहीं, किससे मिलती हैं, किसके साथ रहती हैं, उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं थी। माँ को घुड़सवारी आती है, तैरना, बंदूक चलाना भी आता है। वे पढ़ने में तो अच्छी थीं ही, दबंग प्रशासक बनने के गुणों से भरपूर भी थीं, इसीलिए पढ़ाई पूरी करके प्रिंसिपल बन गई। इस तरह रहने को क्वार्टर मिल गया और नाना के पास वापस लौटना नहीं पड़ा। फिर पापा उन्हें मिले तो अपनी बोल्डनेस और नाना के प्रति अपना विद्रोह जताने को वे बिना शादी पापा के साथ रहने लगीं। नहीं, वे नहीं चाहती थीं कि पापा पहली पत्नी को तलाक दे दें। किसी निरीह अबलासी औरत को बेघर क्यों करना। वे तो पापा को अपनी पहल से हर थोड़े दिन बाद पहली पत्नी यानी मेरी बड़ी माँ के पास भेज देती थी। जब बड़े भैया दीदी का जन्म हो चुका और स्कूल में नाम लिखाने की बारी आई, तब उन्होंने पापा से शादी कर ली थी। पापा को पहली शादी से सिर्फ बेटियां थीं, इसलिए भैया पैदा हुए तो वे खुश हुए। भैया के जन्म के बाद उनके पास पैसों की बाढ़ सी आ गई तो वे उन्हें सौभाग्यशाली भी मानने लगे। फिर धीरे धीरे वे ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के साथ ही बिताने लगे। ज़बरदस्ती किए जाने पर ही गाहे बगाहे बड़ी माँ के पास जाते। हम 7 भाई बहनों का जन्म हुआ। बड़ी माँ से भी उन्हें 5 बच्चे हुए। भैया के जन्म के काफ़ी बाद वहाँ भी बेटा हुआ। माँ लिव इन में रहती थी, तब कितनी बातें होती थी चारों तरफ। कैप्ट हैं पापा की, सब यही कहते थे, पर माँ ने कोई परवाह नहीं की। जो भी कुछ कहे उसे पलट कर यही जवाब दें कि ठीक है, नहीं रहती किसी की कैप्ट। तुम कोई अच्छा सा मर्द ढूंढ लाओ ना मेरे लिए, शादी कर लूँगी। सब चुप हो जाते। माँ तो खुलेआम मानती हैं कि भारत में लिव इन में भी मर्द और औरत का रिश्ता वैसा ही होता है जैसा शादी में। मतलब कि बराबरी के बाहरी खोल के अंदर घर का असली स्वामी पुरुष रहेगा, सारे निर्णय उसके चलेंगे। औरत वैसे ही मर्द के अधीन रहेगी जैसे पत्नी को रहना चाहिए, अपने मर्द पर इमोशनली निर्भर और उसके वैल्यू सिस्टम की छाया। हर बात में हाँ मिलाने वाली, अपने मर्द में कभी दोष न ढूंढने वाली, जो भी है जैसा भी है उसको भगवान है यही समझने वाली। ऐसा ना हो तो कोई लिव इन भारत में नहीं चलता। टकराहटें शुरू हो जाती हैं और जल्दी ही लिव इन खत्म। टूटे दिल से दोनों अपने अपने रास्ते। मेधा विस्फारित चकित नेत्रों से सुमिता को देखती रही। अंदर बहुत कुछ खौल रहा था। बहुत सारे मुद्दों पर असहमति जताना, कुछ बोलना चाहती थी, पर जानती थी कि सुमिता को बीच में टोकना बेकार है। ये अंदर की सारी बातें बोलकर खाली हो जाए तभी इसे कुछ कहा जा सकता है। लगातार बोलती सुमिता को चुपचाप सुनती रही। और इसमें गलत भी क्या है मेधा, यही तो है प्यार। खुद को किसी में समाहित करके खुद को भूल कर जीना। तुम्हारी तरह पति के व्यवहार को हर वक्त एनालाइज करते दुखी होते जीने के बजाय बस प्यार करना। और सोचो ना कि करते तो अल्टीमेटली हम सब वही हैं। कमियों को इग्नोर करते हुए पति का सिर्फ अच्छा पक्ष देखना, उसे प्यार करना बंद नहीं करना। आखिर जो दुर्गुण हमारे अपनों में होते हैं और हम उन्हें इग्नोर करते उन्हें प्यार करते होते हैं, वही दुर्गुण दूसरों में हमें चुभने लगते हैं कि नहीं। अपना पति झूठा हो, रिश्तों में बेईमान हो, तब भी यही सोचें कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, पति है मेरा, बुरा कैसे मानूं, साथ कैसे छोड़ूं। पर दूसरे किसी का पति ऐसा हो तो बार बार इसकी चर्चा करते रहें कि देखो कैसा झूठा प्रपंची, रिश्तों और रुपयों में बेईमान, कुसंस्कारी है। अपने पांवों खड़ी पत्नी इसे छोड़ क्यों नहीं देती। अपना बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, बात नहीं मानता हो, बेवकूफ़ हो, तब भी प्यारा है और हमारी यही इच्छा कि वो बुलंदियों तक पहुँचे। दूसरों का पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण कहीं ना पहुँचे तो कहें कि है ही बेवकूफ़, कहाँ पहुँचेगा आखिर। मेधा मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। पर खैर, सुमिता बोली, मैं तो लिव इन की बात कर रही थी, मेरी या मेरी माँ की बात रहने दो। हम दोनों ही ये जान और मान चुके हैं कि भारत में पुरुष अभी लिव इन तक में महिला को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं। उसका मानसिक विकास अभी उतना हुआ ही नहीं है कि वो बिना हर्ट हुए बराबरी की बात सोचे और निभाए। भले ही साथ रहती महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी हो, वो पति से ऊंचे पद पर हो, ज़्यादा कमाती हो, पुरुष इस सोच को ही पोसता रहता है कि महिला अधीन रहने को बनी है। तो अपनी शादी को लेकर मैं, कोई भी चलेगा जो मारे पीटे नहीं और सताए भी तो ज़्यादा नहीं, वाली मानसिकता में थी। मुझे पता था कि भले ही पढ़े लिखी मोटा कमाने वाली ऑफिसर हूँ, सुंदर तो नहीं हूँ ना, तो किसी को भाऊंगी तो अपनी सैलरी के कारण, लुक्स के कारण नहीं। और अंदर की सुंदरता कौन देख पाता है, कौन उसे महत्व देता है भला।
फिर शादी से पहले कोई देख पाए भी तो कैसे? यहाँ तक कि लंबी डेटिंग करो तब भी किसी का असली चेहरा उजागर नहीं हो पाता। उस दौरान तो सब मीठे बने रहते हैं और अपना अच्छा पक्ष ही सामने लाते हैं। इसीलिए शादी तो हर हाल में एक डील ही होगी, चाहे जिससे हो। बिना दहेज हो जाए तो और भी अच्छा। आखिर पापा के पास कितना भी पैसा हो, दोनों तरफ मिलाकर कुल 8 बेटियां ब्याहनी थीं। तो ऐसे कहानी शुरू हुई कि राजन जब मेरे पिए होकर आए तो दुखी दुखी दिखते थे। डिक्टेशन लेते वक्त भी चेहरा लटका, सर झुका। मैं पिघल गई और एक दिन मैंने अपनी पहल से बातें शुरू की। पता चला कि शादीशुदा हैं, पत्नी गांव की ठेठ गंवई है। पत्नी को कुछ समस्या है कि बच्चा नहीं होता, इस कारण दुखी रहते हैं और ज़िंदगी में कोई रुचि नहीं जगती। फिर मेरे ही कहने पर राजन पत्नी को गांव से ले आए। सारी जांच हुई, इलाज शुरू हुआ। मैंने उनकी पत्नी से इतना अच्छा बर्ताव किया कि वो मुझसे पूरी तरह खुल गई। बोली कि उसे लगता है कि बच्चा तो होगा नहीं और सास जीना मुहाल कर देगी। सही है, इतने खेत हैं, कौन संभालेगा? जेठ को भी एक बेटी ही है, तो वारिस कहाँ से लाएं? वो बोली कि मैं तो इतना डरी हुई हूँ कि जाने कब मेरी सास मुझे घर से निकाल दें और मायके वाले कहें कि हमने तो ब्याह दिया, हमारे पास वापस आने के बदले वहीं जान क्यों ना दे दी। तब क्या कहूँगी? हमारे राजपूतों में तो शादी के बाद छोड़ दी गई लड़की की दूसरी शादी गांव में आज भी मुश्किल है। इतनी भोली थी वो कि बोली मुझसे कि मैं 1 साल यहीं रह जाती हूँ, आप एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दो, मैं सास से कह दूँगी कि इलाज करवाने से मुझे ये बच्चा हुआ है, फिर मेरे जीने का सहारा हो जाएगा और आप बच्चा पैदा करने के बाद जिससे मर्जी हो शादी कर लीजिएगा। देखने में अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, कमाती हैं, आपको लड़कों की क्या कमी? मैं कोई आपकी तरह पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि कहीं नौकरी मिल जाएगी। मुझे तो मरते दम तक पति के घर ही रहने की मजबूरी है और यही सीख भी मिली है कि डोली आई है अब अर्थी ही निकलेगी। और ये जो मेरे पति हैं ना, बहुत गुस्से वाले हैं, हाथ भी चलाते हैं, थर थर काँपती रहती हूँ इनसे। मुझे उस पर बहुत दया आई। देखने में अति साधारण, बिन पढ़ी, गंवार सी दिखने वाली नितांत घरेलू महिला जो मेरा सहारा चाहती थी। मेरे कहने पर पति इलाज के लिए यहाँ ले आए हैं, ये जानकर मुझे बहुत ताकतवर समझ रही थी। वो रोज़ कहती, देखिएगा बच्चा तो होगा नहीं और एक घर ले जाकर मुझसे और ज़्यादा मारपीट करेंगे, कहेंगे कि जाकर कहीं जान क्यों नहीं दे देती कि तुमसे पिंड छूटे। रोज़ वो यही सब कहती तो मेरे मन में उसके लिए दया में इजाफा हो गया। तो मुझे एक तरकीब सूझी। सोचा कि राजन तो मेरे अंडर में हैं, मुझसे दबते हैं, देखूं जरा कि इन पर कितनी चलती है मेरी। जरा टेम कर दूं तो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जब तक राजन मुझसे बहुत खुल गए थे और एक दोस्ती सी हो गई थी। घंटों बातें करना, मुस्कुराना, पत्नी की बातें बताना और खींच जाना कि जाने कैसी उजड्ड पत्नी गले पड़ गई है, पर देवता मानती है, सेवा करती है तो छोड़े कैसे। और फिर शादी के फेरे लिए हैं, साथ निभाने की कस्में खाई हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। वो होता ये है कि गांव में शादी करते समय लड़की देखने का रिवाज नहीं होता। अमुक की लड़की है जिसके पास इतने बीघे खेत हैं, इतना दहेज देंगे और लड़की सुघड़ है, देखने में ठीक ठाक बताई जाती है तो शादी हो जाती है। इसी तरह राजन की भी शादी हो गई और रानी गले पड़ गई। फिर वो व्रत उपवास करके, पसंद का खाना बनाकर, पाँव दबाकर और पति के लिए सिलाई बुनाई करके उन्हें खुश रखने की कोशिशों में लग गई। पहले तो इंतज़ार चला, फिर जब साल बीत गया और प्रेग्नेंट नहीं हुई तो चिंता शुरू हुई। गांव के डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इंतज़ार करो। अब सोचने की बात यह है कि जब सेक्स और वंश चलाने के लिए ही शादी की है तो पत्नी का निसंतान रहना बर्दाश्त कैसे किया जाए। मैंने राजन को खूब डांटा कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और ये अटके पड़े हैं वहीं के वहीं। पुरुष सत्तात्मक सोच, मेल शोविनिज्म के मारे दुनिया बदल गई है। राजन ने चुटकी लेते हुए पूछा। हाँ, मैं जोर देकर बोली, आप भी बदल गई हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं सोच में आधुनिक हूँ, अपने फैसले खुद लेती हूँ। तो फिर मेरी बेचारी पत्नी के खातिर एक बेटा क्यों नहीं पैदा कर देती? चलिए बेटा नहीं बेटी ही सही, कोई तो हो जाए कि मेरी माँ उसे बांझ कहकर नहीं सताए, उसकी ज़िंदगी में भी मुस्कान आ जाए। तुम भरोसा नहीं करोगी मेधा, तब मुझे बार बार सोचकर भी यही ठीक लगा कि चैलेंज स्वीकारते हुए राजन के साथ रहना शुरू करके, माने सोना शुरू करके, एक बच्चा पैदा करके उसकी पत्नी की गोद में डाल, समझूं कि कितना बड़ा पुण्य किया, समाज सेवा की। तब तो जिद थी कि समाज के सभी नियमों को धता बताते किसी के लिए कुछ कर दिखाऊंगी।
जाने क्या क्या जिद थी, क्या क्या चलता था मन में। पापा ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही माँ से शादी की थी और दोनों को निभाते रहे। जाने पिता की अवैध संतान होने की कुंठा थी या कुछ और। मैं विद्रोह कर उठी। राजेन की पत्नी रानी गांव चली गई और राजेन मेरे फ्लैट में आ गए। नहीं, सबों के सामने नहीं, सिर्फ रात रात को छुप छुप कर। तब मैंने ये सोचा कि प्रेगनेंसी के कुछ महीने तो यूं ही निकल जाएंगे, बाकी लंबी छुट्टी लेकर निकाल लूँगी। फिर दूर के किसी शहर में बच्चे को जन्म होते ही उसे राजेन को सौंप कर वापस काम पर लौट आऊँगी। तब इस सब में मुझे कोई पेच नज़र नहीं आया। इधर मैं प्रेग्नेंट होंगी, उधर रानी गांव से आ जाएगी और यहीं रहने लगेगी, फिर बच्चा लेकर चली जाएगी। वो प्रेग्नेंट है ये बताकर सारी तैयारी होती रहेगी। पेट दिखना शुरू होते ही मैं ऑफिस से गायब हो जाऊंगी वगैरह। बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह सोच मेरी कि कोख दूंगी पर भाड़ा नहीं लूँगी। पर होनी तो कुछ और थी। पहले पहल तो सब ठीक सा ही लगा। महीने दर महीने बीतते गए। लिव इन था भी और नहीं भी, क्योंकि राजन का खुला साथ नहीं था। रात को छुप छुप कर आना, पति की तरह छेड़छाड़ और सेक्स करना, फिर दिन भर मेरे पिए की तरह विनम्र बर्ताव करते हुए बताए गए सभी काम करना। रात को ये आते तो कई बार बाहर से मेन गेट पर ताला लगा देते और अंदर पिछले दरवाजे से घुस जाते। ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी तो चल जाता था ये सब। फिर पिछले दरवाजे से ही सुबह निकल जाते और अपने घर से नहा धोकर ऑफिस पहुंच जाते। छुपाने की कोशिश पूरी की थी, पर बात फैलने लगी कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, कि मैं कैप्ट हूँ उनकी। कुछ माह बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। कहाँ तो सोचा था कि किसी को भनक तक नहीं लगने दूंगी। कहाँ तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि शुरुआत में ही सारा फांडा फूट गया। माँ को बताया तो वे अड़ गईं कि अभी इसी वक्त अबॉर्ट कराओ तथा किसी से भी तुरंत शादी कर लो। क्यों, आप भी तो लिव इन में रही थीं, शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थीं। मैंने कहा तो पूरी लड़ाई हो गई। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सबसे बड़ी बहन ने, जो माँ की शादी से पहले पैदा हुई संतान थी, हिकारत से कहा। राजन किसी को पसंद नहीं थे, क्योंकि उनकी पोस्ट, उनका परिवार, उनका मुझसे कम क्वालिफिकेशन किसी को पसंद नहीं था। वे पहले से शादीशुदा थे और उनकी करनी किसी को पच नहीं रही थी कि पत्नी रखे रखे किसी और से सिर्फ बच्चा पैदा करके देने को संबंध बनाएंगे। मैं टेंशन में आ गई। राजन से शादी की कोई बात तो मेरे मन में भी नहीं थी, पर माँ ने जिस तरह से मुझे नकार दिया और राजन को भला बुरा कहने लगी, मुझे घेर कर किसी और से तुरंत शादी कराने की सोचने लगी, वो मुझे विकर्षित कर रहा था। अब मैंने माँ को सबक सिखाने की सोची। आखिर जो काम खुद उन्होंने किया वो बेटी के लिए गलत कैसे हो सकता था। और फिर मेरे मन में पहले तो राजेन को अपनाने जैसी कोई बात थी ही नहीं। मेरी देह मेरी है, उस पर मेरा हक है और मैं जैसे चाहूँ वैसे इसका उपयोग कर सकती हूँ, ये सोच थी। दो लोग आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाएं और बच्चा पैदा करें, इसमें शादी कहाँ से आ गई, समाज कहाँ से आ गया। माँ ने मेरे तर्कों के जवाब में मुझे थप्पड़ मारे और कहा, अकल घास चढ़ने गई है, घर से निकल जाओ। मैं घर से चली आई। फिर तबीयत को संभली तो सोचा, बहुत बहुत सोचा। शायद माँ ने जो किया उसका उन्हें अफसोस था, तभी चाहती नहीं थी कि बेटी भी वही करे। उन्हें शायद एहसास था कि समाज की नज़रों में उनकी सभी संतानें अवैध हैं, चाहे जितनी भी तरक्की कर लें कहलाएंगी अवैध ही। किसी अच्छे संस्कारी परिवार से रिश्ता नहीं आएगा। तभी तो स्कूल में पढ़ा रही बड़ी दीदी को अपने से छोटे, कम कमाने वाले नीची जाति के लड़के से शादी करनी पड़ी। बेरोज़गार मंझली दीदी कुंवारी ही रहीं और मुझसे छोटी बहन साथ करने वाले से प्यार की पींगें बढ़ाती हुई भी शादी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लड़के के घर वाले राजी नहीं थे। माँ चाहती थी कम से कम मेरी शादी तो अच्छे परिवार में हो जाए। मैं ऑफिसर थी और उनके पास दहेज देने को पैसे भी थे, पर मैंने ये कांड कर लिया। अब पहली बार शक हुआ कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। आपसी सहमति से शारीरिक संबंध तक तो ठीक था, पर बच्चा पैदा करना तो सीधे सीधे शादी के नियमों से जुड़ा मुद्दा था। ये भी शक हुआ कि क्या पैदा करने के बाद मैं अपने बच्चे को छोड़ पाऊंगी। छोड़ दिया तो खुद को क्या मुंह दिखाऊंगी। राजन ने कहा कि वे मुझे अपनाने को तैयार हैं। हमने मंदिर में शादी कर ली। तब तक राजन का पहली पत्नी से कागजी तलाक हुआ नहीं था। मैंने शादी के कागजात ऑफिस में दे दिए ताकि मामला शांत हो जाए, पर इस्टेब्लिशमेंट वालों ने मुंह पर कह दिया, ये शादी अवैध है। राजन तो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पहले से शादीशुदा हैं। अब राजन को रानी से तुरंत तलाक दिलवाए बिना जीना अचानक मुश्किल लगने लगा।
कुछ कानूनी दांव पेच चले। रानी को मनाकर कागज़ों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए कि वो अपनी इच्छा से सालों से अलग रह रही है और आपसी सहमति से तलाक देने को राजी है। साथ ही मौखिक रूप से ये वादा भी दे दिया गया कि वो घर से कभी बेदखल नहीं की जाएगी, जीते जी कभी नहीं। इस तरह मैं जो रानी की हमदर्द बनी समाज सेवा की खातिर उसके लिए पैदा करने जा रही थी, एकदम से विरोधी खेमे में आकर उसकी सौतन, उसकी दुश्मन बन गई। सब कुछ गलत होता जा रहा था, पर क्या करती। कुछ माह बाद बेटी हुई तो कहना पड़ा कि सतमासा है, जबकि वो पूरी तरह स्वस्थ फुली ग्रोन चाइल्ड थी। इतनी खूबसूरत स्वस्थ बेटी को देखकर भी राजन का चेहरा लटक गया। बोले कि जल्दी से जल्दी फिर प्रेग्नेंट हो जाओ। लोग कहने लगे कि राजन ने ये जांचा कि मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ या नहीं। फिर मुझे फांस लिया कि शादी करनी ही पड़े। एक पढ़ी लिखी तगड़ा कमाने वाली लड़की बैठे बिठाए दूसरी पत्नी के रूप में मिल गई और पहली वाली से संबंध भी बने रह गए। संबंध बने रह गए तो दहेज में मिले खेत भी रह गए। गांव में माँ की सेवा के लिए बहू भी रह गई। शहर में तो परिस्थितियों की मारी मायके द्वारा त्यागी हुई मॉडर्न पत्नी पूरी तरह चंगुल में थी ही। 1.5 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट होकर मैं 11 महीने के अंतराल पर दोबारा माँ बनी। दूसरी संतानवीं बेटी ही हुई और खीज में पढ़ी लिखी, खुद से ज़्यादा कमाने वाली, खुद से ऊंचे पद पर काम कर रही पत्नी पर राजन का हाथ जब तक उठना शुरू हो गया। इस बीच माँ ने नियति को स्वीकारते हुए मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया था। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी का क्या करें, तो सिखाने लगी कि जब शादी कर ही ली है तो किसी तरह राजन को इतना खुश रखूं कि वो मारपीट नहीं करे। उसे समझाऊं कि संपत्ति की वारिस लड़कियां भी तो हो सकती हैं और ये पुरानी सोच है कि वंश लड़के ही चलाते हैं। माँ एक बार गांव में राजन के घर भी हो आई और मेरी सास को समझा आई कि अब और बच्चे पैदा करने के लिए मुझ पर दबाव न डाला जाए, क्योंकि मैं पहले ही से बहुत दुबली पतली हूँ। 2 साल में 2 बार माँ बन चुकी हूँ और मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। अगर बच्चे पैदा करती करती मैं मर गई तो उनके बेटे का क्या होगा? क्या वे चाहती हैं कि मैं मर जाऊँ? ना ना, दुल्हन तो बहुत अच्छी हैं, सास ने तुरंत कहा। पढ़ी लिखी दुल्हन घर आती हैं तो मेरे पाँव छूती हैं, यही कम है क्या? खाना बनाकर खिलाती भी हैं, मीठा बोलती हैं। उन्होंने मेरी तारीफ़ों की झड़ी लगा दी। पर राजन के मन की गांठ नहीं गई। जब तब मुझे उकसाते रहे कि मैं एक बार और प्रेग्नेंट हो जाऊं, कि क्या पता अब की बेटा हो ही जाए। और फिर पैसों की क्या कमी है घर में? दोनों मिलकर इतना कमाते हैं, इतनी संपत्ति है घर में, खेत खलिहान है, बच्चे पालने में मदद करने को सास और रानी हैं। सुनते सुनते कान पक गए। खींच कर एक दिन चिल्ला पड़ी मैं, तो जाओ ना, रानी से कर लो बच्चे, वो तो तुम्हारे साथ सोने को तैयार बैठी है। राजन ने गुस्से में मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गालियाँ बकते हुए सामान बांधने लगे। अगली बस से वे सचमुच गांव चले गए। बाद में सुना कि रानी ने पांव पकड़ लिए थे कि उसका अच्छी तरह इलाज करवाया जाए। वो वाकई चाहती है कि माँ बने। रानी को बगल के बड़े शहर ले जाकर डॉक्टर से दिखलवा उसका इलाज शुरू करवा। राजन उस वक्त तो वापस आ गए, पर उनका जल्दी जल्दी गांव आना जाना शुरू हो गया। ऐसे सालों चला और मैं मान बैठी कि भले ही रानी से उनके संबंध फिर से हो गए हैं, रानी कभी मां नहीं बन सकेगी और मेरी बेटियां ही संपत्ति की वारिस होंगी। पर नियत ने मुझे फिर से दिन में तारे दिखा दिए। रानी प्रेग्नेंट थी और राजन उसे मेरे पास लाना चाहते थे ताकि वो सभी मेडिकल सुविधाओं के बीच मां बन सके। लड़ाई तो खूब हुई, पर मैं अंततः मना नहीं कर पाई। मना कर भी कैसे सकती थी? रानी आ गई। शादी के बाद से मैं जब भी गांव जाती उससे नज़रें चुराती फिरती थी, पर अब तो बातचीत और सेवा ज़रूरी थी। उसके साथ मेरी सास भी आई थी। रानी का पूरा ख्याल रखा जाने लगा। उसके लिए व्यंजन बनाने से लेकर उसका मन बहलाने तक की सारी व्यवस्था की गई। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे लिए कुछ नहीं हुआ था। सास का मानना था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ और मेरे पास पैसे भी बहुत हैं, तो किसी मदद की क्या आवश्यकता। बेटियों के जन्म के 2-1 हफ्ते पहले मेरी एक खास दोस्त आ जाती और 2 हफ्ते बाद चली जाती। 1.5-2 महीने बाद बेटियों को मेड के सहारे छोड़कर मैं ऑफिस जाने लगती। पर अबकी का हाल देखकर कसक हुई। सारी तैयारियां पहले से ऐसी थीं मानो घर में कोई राजकुमार आ रहा हो। और किस्मत की बात कि आया भी। सास तो रानी की सेवा में ऐसे लग गई मानो उसने माँ बनकर उन पर कोई एहसान कर दिया हो। राजन मेरे सामने रानी के साथ सोते नहीं थे, पर बेटे को गोद में उठाते इतराते मुझे ऐसी हिकारत भरी नज़रों से देखते कि मैं जल जाती।
अपना बैंक बैलेंस नील करके रानी की सेवा में पैसे बहा रही थी। वो भी अच्छा खा पी कर, सेवा पाकर या फिर खुशी के मारे सुंदर सी दिखने लगी थी। मेरा एहसान मानती थी कि मैंने उसे अपने यहाँ आने दिया और उस पर इतना खर्चा किया। स्थिति विचित्र हो गई। मेरी बेटियाँ, जिनके हकों की रक्षा के लिए मैं राजन से लड़ती रही और फिर से माँ बनने से इनकार कर दिया, अब परोक्ष रूप से दादी के दुत्कार का शिकार हो रही थीं। दादी चाहती थी कि दोनों बहनें मिलकर भाई की सेवा करें, उसे टहलाने ले जाएं और भाई की खातिर खुद मन मार कर रहें, अपने लिए कुछ न मांगें। मैं परेशान हो गई। कभी बेटियों को लेकर बाजार निकल जाती और छोटी मोटी चीज़ें भी दिलवा देती तो सास घर आते पूछती, भाई के लिए कुछ नहीं लाई? बड़ा होकर यही तुम्हारी देखभाल करेगा, व्रत त्योहार ससुराल से बुलाएगा, नेक देगा। इससे अच्छा बर्ताव करो, इससे खूब प्यार करो, खुद से भी ज़्यादा। जब रानी और उसके बेटे के लिए चीज़ें खरीदती, पैसे खर्च करती, मैं आजिज आ गई तो एक दिन मैंने राजन से कह दिया कि बहुत हुआ, अब वे सबों को गांव वापस छोड़ आए। यह सुनना था कि उन्होंने बेटियों के सामने मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर रानी आई और मुझे वहाँ से ले गई। बोली, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बेटा मिल गया, इज्जत मिल गई, घर में जगह मिल गई, और क्या चाहिए? मैं तो खुद ही गांव वापस जाना चाहती हूँ, वहाँ सबों को अपना बेटा दिखाना चाहती हूँ, उसकी सेवा कर करके उसे बड़ा करना चाहती हूँ। हाँ, पढ़ने का समय आए तो उसे भी बहनों की तरह शहर के स्कूल में पढ़ने और उनके साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। बाकी तो उसकी किस्मत है। वो कह रही थी कि वो तो मेरे पाँव धोकर पीने लायक भी खुद को नहीं मानती। वो सोच ही कैसे सकती है कि मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और मेरी बराबरी करेगी। उस दिन रानी, जिसकी राजन के सामने डर के मारे बोली नहीं निकलती थी, ऊंचे स्वर में बोली कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा अपमान हो। वो खुद भी वापस गांव चली जाना चाहती है और राजन उसे जल्दी से जल्दी गांव वापस छोड़ आए। राजन उसे ऊंचे स्वर में बोलते सुन अवाक रह गए। वे सब चले गए। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर वापस आने लगी। राजन को उम्मीद थी कि वे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करके ऑफिसर बन जाएंगे, पर वे पास नहीं हो पाए। मेरी इज्जत नहीं करते थे तो खुलेआम कुछ कहते भी नहीं थे। गांव तो अब जल्दी जल्दी जाना लाजमी था ही। इतने सारे जश्न जो हुए, कभी मुँह उठाई हो रही है, कभी जन्मदिन तो कभी मुंडन। मुंडन में तो मुझे भी जाना पड़ा। वहाँ मेरी छोटी बेटी को देखकर एक महिला बोली, यही है भागवाली, इसी की पीठ पर भाई आया है। मेरे लाए महंगे महंगे उपहार सबों को दिखाती सास बहुत खुशी से बोली, मेरी अफसर बहू बहुत अच्छी है। 3 साल का होते ही शुभ रानी का बेटा मेरे पास आ गया। वो लाड़ प्यार में बिगड़ा गंवारू बच्चा था और मेरी बेटियां डिसिप्लिन में पढ़ी, पढ़ने लिखने में अच्छी सलीकेदार बच्चियां। पर रानी भी साथ आई थी और उसे गवारा नहीं था कि उसके बेटे को कभी डांटा जाए, अनुशासन सिखाया जाए या ज़बरदस्ती पढ़ने को बैठाया जाए। मैं चाहती नहीं थी कि रानी साथ ही रहे। ऑफिस और कॉलोनी में 10 तरह की बातें शुरू हो जाती थीं। फिर उसके रहते शुभ को कुछ भी सिखाना, पढ़ाना और उसे स्कूल के इंटरव्यू में पास करवाने लायक बना सकना नामुमकिन था। तो एक दिन जब राजन घर पर नहीं थे, मैंने उसे समझाया कि वो शुभ को यहीं छोड़कर गांव वापस चली जाए। वो मान गई। उसे भरोसा था कि शुभ की देखभाल मैं तनु और अनु की तरह ही करूँगी। वो राजन से जिद करके चली गई। हालांकि जाते समय बहुत रोई। शुभ भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे शुभ बहनों के साथ हिल मिल गया। मैं उसे ट्रेन करने लगी। जन्म प्रमाण पत्र में पहले से ही राजन ने माँ की जगह मेरा नाम लिखा रखा था, जिसका मुझे पता तक नहीं था। जब मैं उसे स्कूल के लिए एडमिशन दिलाने ले गई और शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में उसका दाखिला हो गया, राजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुभ साथ ही रहने लगा और मुझे माँ कहने, मुझ पर अपना हक जताने में कोई परहेज़ नहीं करने लगा। उसकी उपस्थिति में उससे 6 और 7 साल बड़ी दोनों बहनों को भी अच्छा लगने लगा। एक बार फिर नियति ने मेरा प्लान उलट दिया। कहाँ तो मैं रानी को बच्चा पैदा करके देने वाली थी कि वो पाले, कहाँ उसका पैदा किया बच्चा मैं पाल रही हूँ। अब तो मन में बस यही लगता है कि किसी तरह राजन को रानी से दूर रखूँ। वे मुझे और मेरी बेटियों को छोड़े नहीं, भले ही मैं बदले में उनका बेटा पालती रहूँ। वैसे भी शुभ का क्या कसूर, बच्चे से कैसी दुश्मनी। अब मैं अपने लिए नहीं जीती, बस राजन और बच्चों के लिए जीती हूँ। अपने लिए बहुत ज़रूरी ना हो तो कुछ नहीं खरीदती, बस बच्चों के लिए खरीदती हूँ, खासकर शुभ के लिए। भले ही तनु अनु को मन मारना पड़े, रानी का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तनु अनु को पिता की छाया से वंचित नहीं होना चाहिए। सुमिता चुप हो गई।
एक झटके से सन्नाटा छा गया। सुमिता की आंखें नम थीं, उसमें आंसू भरे थे। मेधा की आंखें नम थीं, पर उनमें गुस्सा भी था। सुमिता सोच रही थी अपनी कहानी सुनाकर उसने तार्किक मेधा को चुप कर दिया है। जिंदगी तर्कों से नहीं, एडजस्टमेंट से चलती है। हर कोई वैसी ज़िंदगी नहीं पा सकता जैसा सपना था। और फिर मैंने तो शादी को लेकर कोई सपना देखा ही नहीं, सिवाय इसके कि पति मारे पीटे नहीं। तो देखो, मेरी कहानी सुनकर मेधा, वो मेधा जो रिश्ते में किसी अन्याय की बात सोच सुन ही नहीं सकती, आखिरकार चुप ठोड़ी पर हाथ दिए बैठी है ना। और मेधा, वो तो सोच नहीं पा रही थी कि अपनी बात शुरू कैसे करे। वो उलझी हुई बेवकूफ़ लड़की, नहीं महिला, का क्या करे। सही है कि हर एक को वो सब मिलता नहीं, जिसके ख्वाब देखता वो बड़ा होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे उलझा ले जो जैसा सामने है उसी को बिना सवाल अपनाता चला जाए। वो गुस्सा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उठ खड़ी हुई। सुमिता सकपका गई। उसने मेधा का गुस्से से तना बेचैन मुंह और दर्द भरी आंखें देख हड़बड़ाहट में पूछा, क्या हुआ मेधा? खुद से पूछना सुमी, मुझसे क्यों? मेधा ने तड़प कर कहा। एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर सुमिता का वो कवच जो जिंदगी में उसे घेर कर बांधे रखता था, मेधा की उपस्थिति में धीरे धीरे टूटने लगा। सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी। उसकी नम आंखों से आंसू ऐसे बह निकले जैसे कोई बांध टूटा हो। वो हिचक हिचक कर रोती हुई मेधा के कंधे से जा लगी। अब क्या करूं मेधा, तू ही बता। क्या करूं अपना और बेटियों का? खुद मर जाऊं कि मार दूं उनको? शुभ का हर तरह से अपनी बेटियों की कीमत पर ध्यान न रखूं तो राजेंद्र मुझे जीने नहीं देंगे। क्या रोज पीटूं, तीनों बच्चों की बराबरी की बात करके? और राजेंद्र को छोड़ दूं तो मुझे मेरी बेटियों समेत कौन अपनाएगा? अपनाएगा कोई? क्या वे बिन बाप की नहीं हो जाएंगी? मेधा का मन हुआ कि सुमी को उसके खुद के रचे नरक में छोड़कर अभी इसी क्षण भाग खड़ी हो। ये विद्रोह करने चली थी घर से, और बिन ब्याही माँ बनना इनकी समाज सेवा थी। अब कहाँ गया विद्रोह? अब क्यों नहीं कर पा रही हो बेटियों के हकों की रक्षा? अपनी बेटियों की कीमत पर सौतन का बेटा पालती है, पति से पिटती है, कोई विद्रोह नहीं कर पाती? पर मेधा के अंदर उठी क्रोध की लहर अनजाने ही बिखरने लगी। वो एक असुविधाजनक बेचैनी और असहायता की गिरफ्त में आ गई। रोती हुई अपने कंधे से टिकी खड़ी हिचक हिचक रोती सुमिता को उसने बाहों में घेर कसकर सीने से लगा लिया। सालों साल अंतरंग रही वे दोनों, अंदर की किसी तरलता में पिघलती, फिर से किसी अपनेपन से घिराई। मेधा सुमिता को पुचकारने लगी, चुप हो जा सुमी, चुप हो जा, ऐसे हार मत। अपना उपजाया दुख अपनी बेटियों पर ऐसे डाल मत। तनु अनु के सुख की कीमत पर शुभ को सुखी मत कर। रानी राजन को खुश रखने के लिए खुद को और बेटियों को दुखी मत कर। कुछ सोच, कुछ तो सोच, ऐसे मत मर। अपना मरना मैं महसूस नहीं करती, बस बेटियों के मन का मरना देख तड़पती हूँ, उनके मरने से डरती हूँ। सुमी आंखें पोंछती धीरे से बोली, और वैसे भी मेरे मरने का क्या? परंपरा को तोड़ने की कोशिश में ज़्यादातर लड़कियां तो आखिर मारी ही जाती हैं, देह से चाहे दिल से। अब की वही दर्द मेधा ने महसूसा। हाँ, सही तो है, देह से नहीं तो दिल से मरती हैं ज़्यादातर। कम से कम मेरी और तेरी किस्मत में तो यही था। पर एक फ़र्क है सुमी, तुमने सरेंडर कर दिया, मैं आज भी डटी हुई हूँ। भले अपनी सोच के अनुसार जीना चाहती रहकर दुखी रही, पति को कभी अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट लिखने नहीं दी, कईयों को ठुकरा कर जिसे अपनाया, ठगी जाकर भी उसे कभी चैन से जीने नहीं देती। वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं उसे दुर्व्यवहार करने भी नहीं देती। सोच की आज़ादी मैं छोड़ती नहीं, भले ही कर्मों की आज़ादी हासिल नहीं कर पाती। सही है कि धारा के विरुद्ध बहने वाले अपनी सारी ताकत खुद को साबुत बचा पाने में ही लगा देते हैं, सुख क्या भोगेंगे? कहती हुई मेधा कहीं खो गई, पर कुछ क्षण बाद उसने खुद को कहते सुना, हार मत सुमी, हार मत। भले ही दरवाज़ा बंद हो, खुलता ना हो, उसे खटखटाना छोड़ मत। तनु अनु और खुद की कीमत पर मत कर शुभ को और राजन को प्यार। सुमिता का रोना पूरी तरह थमा नहीं था। आखिरकार उस आसे छोड़ती, कहीं खोई सी सुमिता को छोड़ मेधा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अब वहाँ और बैठना नामुमकिन था। उसके अंदर कोई कह रहा था कि सुमिता का शिकार हो चुका है और वो शिकारी के चंगुल से आसानी से मुक्त नहीं हो पाएगी। क्या उसके अंदर कभी मुक्ति की कामना जगेगी भी?
मेधा ने खुद से बार बार पूछा पर जवाब नहीं मिला। फिर उसने डरते सहमते खुद से पूछा, और मेरा क्या होगा? क्या मैं कभी बराबरी का जीवन जी पाऊंगी? और फिर से कोई जवाब नहीं मिला। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी कहाँ से कहाँ तक। दो विपरीत स्वभाव के आधुनिक स्त्रियों की कहानी। दोनों ही सुखी जीवन चाहती हैं, एक पूरी तरह से समर्पित होकर और एक विरोध करके। लेकिन क्या दोनों पा सकी सुखी जीवन? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये कहानी वागर्थ पत्रिका के अक्टूबर 2012 के अंक में छपी थी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी पसंद आई है तो लाइक भी करिएगा और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।